नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे। लीजिए, हम क्लासेस लेके आ चुके हैं। तो दोस्तों, हमारी जो आज की पहली क्लास है, हमारी क्लास जो है वो सामाजिक विज्ञान के ऊपर है। हर वो छात्र जो सामाजिक विज्ञान का छात्र है, वो आज की क्लास अटेंड कर सकता है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे वो NIOS के हों, या वो CBSE के हों, या फिर वो UPSC एस्पिरेंट हो। खास करके ये सब्जेक्ट सबके लिए बराबर है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ऐसा है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो समाज के हर क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो चाहे NIOS के स्टूडेंट हो, चाहे वो CBSE के हो, या फिर वो UPSC का एस्पिरेंट हो, सबके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि हमने जो हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो NIOS के ज़्यादा हैं। ठीक है, 60% NIOS के हैं। उसके बाद हमारे पास CBSE के हैं, NCERT के क्लास किताबें हैं। इसके बाद हमारे पास UPSC के मेरे पर्सनल नोट्स हैं। तो इन सब के साथ मिल करके हमने इस क्लास को बनाया है। ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत कर देंगे। ये हमारे पास NIOS की कुछ किताबें थी, NCERT थी, और मेरे UPSC के पर्सनल नोट्स थे, जो मैंने यहाँ पे आप सबके सामने रखने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि सामाजिक विज्ञान होता क्या है। तो सामाजिक विज्ञान का जो उद्देश्य है वो अपने समाज के हर पहलुओं को समझने और सामाजिक समस्याओं को हल करना, मतलब सामाजिक समस्याएं क्या क्या है, उसको हल, उसकी समस्याएं हैं, उसको सुधारना, समस्याओं को पहले समझना, का समाधान करना है। ठीक है, यह विभिन्न विषयों से संबंधित स्थापित करता है। ठीक है, इसमें कई सारे विषय होते हैं जिनके साथ इनका जुड़ाव है, आपस में संबंध है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की कुछ शाखाएं भी हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र, इतिहास, पुरातात्विक विज्ञान, ठीक है, भूगोल, और राजनीतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सबसे पहले कुछ चीजें मैं समझा दूं। देखिए, सामाजिक विज्ञान में जो कई सारे पहलू थे, उसमें मैं आपको समझाऊं कि सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी है। सामाजिक समस्याएं हमारे सामने भुखमरी है, गरीबी है, पर्यावरण की समस्याएं हैं, हमारे पास कई आर्थिक समस्याएं हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे साथ और भी कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि हमारे स्वास्थ्य सही नहीं है, हमारे पास बेरोजगारी है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं को सामाजिक विज्ञान में इन्हें हल करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, पहले हम समझते हैं, जैसे कि इनकी जो शाखाएं हैं, इनकी शाखाओं के बारे में बात करते हैं। अर्थशास्त्र के बारे में आपने सुना होगा, देश की आर्थिक स्थितियों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया जाता है। इतिहास, इतिहास हमारा अनुभव है, हमारे बीते काल का इतिहास, हमारे बीते काल का जो इतिहास है वो हमारे प्राचीन अनुभव का नाम है। ठीक है, पुरातात्विक विज्ञान, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा अभी। भूगोल, क्योंकि हमारे जो पृथ्वी है उसके सारी वर्णन यहाँ पे मिलता है। राजनीतिक विज्ञान, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में बताता है। और समाज शास्त्र, हमारी सामाजिक स्थितियों के बारे में हमें जागरूक करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम प्राचीन विश्व से इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, हम प्राचीन विश्व की शुरुआत करेंगे कि मानव और मानव से जुड़ी हुई चीजें, मतलब मानव पृथ्वी पर कब आए, किस समय आए, और उन्होंने किस तरीके से अपनी विकास यात्रा की शुरुआत की, और किस तरीके से हम एक असभ्यता से सभ्यता की तरफ गए, किस तरीके से हमारा समाज बना, किस तरीके से हमारे गांव बने, किस तरीके से हमारे शहर बने। इस सब का वर्णन हम आज के विषय में करेंगे। ठीक है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मानव, सबसे पहले जो आने वाले मानव कौन से थे, जिनको मानव की संज्ञा दी गई। उसके बाद आधुनिक समय तक आते आते, उससे पहले प्राचीन काल में जो अपनी पिक पे था, वो प्राचीन काल जो अपने ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है, वो कहाँ तक था। इन सब का वर्णन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन विश्व के बारे में। हम पहले बात करते हैं मानव के विकास के बारे में, कि मानव का विकास कहाँ से हुआ। ठीक है, देखिए, 2 करोड़ वर्ष पूर्व पहला मनुष्य देखा गया था। ठीक है, 2 करोड़ वर्ष पहले पहला मनुष्य देखा गया था। वो भले ही मनुष्य जैसा दिखे, ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये है मनुष्य जैसा दिख रहा है। ठीक है, वैज्ञानिक इसको होमोसेपियंस का नाम देते हैं। ठीक है, होमोसेपियंस, याद रखना कि पहला मानव जो पृथ्वी पर आया था उसको होमोसेपियंस का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये रहा होमोसेपियंस, यहाँ पर देख सकते हैं, ये होमोसेपियंस था। इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तस्वीर है, एक्चुअली फोटो किसी को नहीं पता, बस हमारे पास जो ये खोपड़ी मिली थी, इस खोपड़ी से ही हमने मिनिमाइज किया, इस खोपड़ी को ही हमने बनाया, और फिर हमारे सामने एक इस तरह का एक मानव सामने आया। ठीक है, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जिसमें दिमाग होता है, ये व्यक्ति वो था जिसमें दिमाग था। ठीक है, इससे पहले भी मानव थे, इससे पहले भी मानव जैसी संरचनाएं मिली, लेकिन उनके अंदर मानव की तरह जटिल
मस्तिष्क नहीं था, जटिलता के साथ जो मस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क नहीं था, वो दिमाग नहीं था। इन्होंने खेती-बाड़ी ये खेती-बाड़ी नहीं करते थे, ठीक है? ये खेती-बाड़ी नहीं आता था इन्हें और ना ही इनके पास कोई पक्का मकान था आज की तरह, ठीक है? ये गुफाओं में और पेड़-पौधों में रहते थे, ठीक है? ये गुफाओं और पेड़-पौधों में क्यों रहते थे, इसका भी बारे में बताऊँगा, ठीक है? सबसे पहली बात तो है कि देखिए, मानव के बारे में जो होमो सेपियंस है, होमो सेपियंस की असली शुरुआत होती है अफ्रीका में। यानी कि जो अफ्रीका है, इसको हम लैंड ऑफ सिविलाइजेशन कह सकते हैं या फिर ह्यूमन लैंड ऑफ ह्यूमन इन्वेंशन कह सकते हैं, सॉरी लैंड ऑफ ह्यूमन बिगिनिंग कह सकते हैं, क्योंकि मानवता की शुरुआत तो यहीं से होती है, तो इसे क्या कहते हैं, लैंड ऑफ ह्यूमन बिगिनिंग, ठीक है? अच्छा, यहीं से ही हमें मानवता की शुरुआत मिलती है। अच्छा, आगे चलते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब मानव का विकास हुआ, तो इसके पहले 3 चरण थे। जब मैंने बताया कि होमो चुके हैं, कभी अफ्रीका में होमो सेपियंस आ चुके हैं, तो इसके बाद क्या होता है, 3 चरण आते हैं पाषाण काल के, ठीक है? पाषाण काल में कौन-कौन से होते हैं? पाषाण काल का अर्थ होता है कि पत्थर का काल, ठीक है? पाषाण काल में 3 काल होते हैं, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पुरा पाषाण में भोजन संग्रह होता है, मतलब यहाँ पे आज भी लोग शिकार करते हैं और भोजन इकट्ठा करते हैं, ठीक है? शिकार करना इनका मुख्य पेशा होता है पूरा पाषाण काल में, सबसे पुराना है ये, ठीक है? इसके बाद आता है मध्य पाषाण। मध्य पाषाण में क्या होता है कि लोग आग की खोज करना सीख जाते हैं। यहाँ पे मध्य पाषाण में क्या होता है, आग की खोज होती है। आग की खोज कैसे होती है, इसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है? तीसरा जो ऑप्शन आता है हमारे पास, वो होता है भोजन का उत्पादन। नव पाषाण में क्या होता है कि लोग खेती करना सीख चुके हैं। पूरा पाषाण में क्या होता है, लोग अभी शिकारी हैं, शिकारी वाले जीवन जीते हैं। मध्य पाषाण में क्या होता है, लोगों ने आग की खोज कर ली है। और नव पाषाण में क्या होता है कि लोग अब कृषि करना सीख चुके हैं, मतलब अब ग्रामीण व्यवस्था बसने लगेगी, ठीक है? अब मैं आता हूँ, अब शुरू से चलते हैं। देखिए, अगर हम पूरा पाषाण की बात करें, मतलब पाषाण के काल में सबसे पहले क्या आता है, पूरा पाषाण। तो जंगली युग था। जंगली युग में मनुष्य पहाड़ियों के नजदीक रहते थे, जहां नदियां रहती थी, ठीक है? पहाड़ियों के पास रहेंगे जहां नदियां हैं। नदियों के द्वारा उन्हें पीने का पानी मिलेगा, शिकार मिलेगा, शिकार के लिए जानवर मिलेंगे, ठीक है? और जो वही जानवर मिलेंगे जो वहां पे पानी पीने आते थे, ठीक है? जंगली जानवर की वजह से वहाँ की वजह से उन्हें रहने के लिए गुफा मिलती थी, ठीक है? क्योंकि देखिए, पहाड़ था, पहाड़ में उन्हें गुफाएं मिल जाती थी, जो उनके रहने के लिए पर्याप्त था, पीने के लिए पानी था, और जो भी वहाँ पे नदी चलती थी, नदी में के पास जो जानवर आते थे प्यास का पानी पीने के लिए, ये उनका शिकार करते थे, ठीक है? तो इस प्रकार उन्हें वहाँ पे क्या मिल जाता था, खाना पानी और रहने की जगह भी मिल जाती थी। कहाँ पे? पहाड़ में, गुफाओं में, ठीक है? आदि मानव जिन गुफाओं में रहते थे, उनकी दीवारों पर वो शिकार करने के लिए चित्र भी बनाया करते थे, ठीक है? हमें ऐसे प्रमाण मिले हैं। कहाँ पे? हमें ऐसे प्रमाण हमें मध्य प्रदेश में मिला है, मध्य प्रदेश के मेहरगढ़ में, ठीक है? हम इसके बारे में जानेंगे। भीमबेटका की जगह है, भीमबेटका मेहरगढ़ में, ठीक है? हमें इसका वर्णन मिलेगा भीमबेटका में, ठीक है? जानवर, खासकर खास तौर से बड़ी जानवर के, जिसमें जंगली भैंसे, बारहसिंघा और भी हमें हमें इस गुफाओं में इसका वर्णन मिलता है मध्य प्रदेश में। हो सकता है, ऐसा ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सच्चाई हो, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि इसके तरीके से चित्रों को दर्शाने से अपने बच्चों को शिकार के लिए वो मदद करते थे, या हो सकता है कि शायद वो अपने गुफा की जो दीवार थी उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए भी उसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है? अगले पे चलते हैं, अगले स्लाइड में। देखिए, ये आप भीमबेटका में देख सकते हैं। भीमबेटका में कुछ इस तरीके से चित्र मिली है, ध्यान से देखिए, इन दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए। देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको एक पूरी एक समूह चल रहा है, किसको मारने के लिए? एक जानवर को मारने के लिए। और यहाँ देखिए, यह है कोई जानवर है, घोड़ा मान सकते हैं, ठीक है? इसके ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनके हाथ में भाला है, तो ये भी किसको करने के लिए? शिकार पे जा रहे हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। देखो, मौत के मतलब इनकी जो मृत्यु होती थी, किनके? पूरा पाषाण काल में, तो इन्हें क्या होता था, इन्हें दफनाया दिया गया था। तो इनके हमें प्रमाण, दफनाने से क्या होता है, दफनाने से हमें मिला क्या, इनके प्रमाण मिल गए, किस चीज के? इनके हड्डियों के प्रमाण मिले। तो हड्डियों से, इनके चेहरे से हमने इनका जो अगर हम इनका हमने जो उम्र निकाला, जैसे अब हम देखते हैं C14, मतलब कार्बन 14 नाम की एक चीज होती है, जिसके माध्यम से किसी भी जीव का हम उम्र निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं C14, यानी कि कार्बन 14। इसके माध्यम से हम किसी भी जीव का उम्र निकाल सकते हैं, ठीक है? और जब इनको दफनाया गया, यानी कि इनको जब मौत के बाद जब इन्हें दफना दिया गया, तो हमें जो उनकी हड्डियां मिली, हड्डियों से हमने जो दफनाया, हमने हड्डियों से क्या किया, हमने C14 किया और हमने इनका उम्र का पता कर लिया, ठीक है? तो हमें पता चल गया कि ये किस शताब्दी से थे और कौन से समय से संबंध रखते हैं। इनका जो धार्मिक विश्वास था वो प्रकृति था, मतलब प्रकृति पूजा थे, जैसे कि ईश्वर की, जैसे कि सूर्य की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे, इस तरीके से ये प्रकृति पूजा करते थे, ठीक है? अगले चलते हैं, ये है मध्य पाषाण काल।
मध्य पाषाण काल में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, आग की खोज की गई थी। तो आग की खोज की गई थी, आग की खोज क्यों हुई थी ये पहले जानना जरूरी है। देखिए मध्य पाषाण में क्या होता है कि, अब देखिए पाषाण काल का मैंने बता दिया, पाषाण काल का मतलब है पत्थर का काल। तो पाषाण काल के अंदर क्या होता है कि जब मध्य पाषाण काल आता है, इसमें क्या होता है कि ये पत्थरों के आपस में घसीटते हैं। इससे क्या होता है कि पत्थरों को ना था, छोटा किस लिए करना होता था, क्योंकि उन्हें शिकार करने के लिए अब तीर कमान का इस्तेमाल वो करने लग गए थे। जब वो तीरों का इस्तेमाल करने लग गए थे तो पत्थरों का आकार उन्हें छोटा करना था। इसके लिए क्या हुआ, उन्होंने पत्थरों को तोड़ना शुरू किया, पत्थरों के आकार में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। अब इस तरीके से क्या होता है, जब वो अपने पत्थरों के आकार को छोटा करते हैं तो इससे क्या होता है, जब पत्थर से पत्थर टकराता है तो इससे चिंगारियां निकलती हैं, और चिंगारियां क्या हुआ, घास, सूखे घास पे गए, और इससे क्या हुआ, आग का निर्माण हुआ। जैसे ही आग का निर्माण हुआ, क्या हुआ, इनको ये एक नई चीज के पहली बार पता चला। और आग का निर्माण ही अगर हम में देखें तो, इन अगर हम देखें कि मानव इतिहास के अंदर अगर सबसे पहले किसी चीज की खोज हुई है, सबसे महत्वपूर्ण खोज हुई है, तो वो आग की खोज हुई है। आग के खोज के बाद ही मानव ने एक नया एक नई यात्रा शुरू की, अपने जीवन काल की एक नई यात्रा शुरू की। तो आग के खोज से क्या हुआ, आज के खोज का वो देखिए क्या क्या लाभ था, मैं बताता हूँ। देखिए आग की खोज से क्या हुआ, इन्हें सुरक्षा मिली। सुरक्षा किससे, जंगली जानवरों से। जब उन्हें आग की खोज मिली तो आग की खोज से इन्हें पता चला कि जो जंगली जानवर हैं वो आग से डरते हैं। जो जानवर हैं वो आग से डरते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इसका उपयोग हथियार के रूप में करने लग गए। कैसे, क्योंकि जब ये सोते थे तो अपने गुफा के अंदर, गुफा के सामने ही आग जला के रख देते थे। इससे क्या होता था, गुफा के अंदर इन्हें सुरक्षा मिलती थी, साथ ही साथ इन्हें रोशनी भी मिलती थी। इससे क्या होता था, इन्हें रात के समय अंधेरों में रोशनी मिल जाती थी। ठीक है, इससे क्या होता है, इन्हें पका हुआ भोजन खाने को मिल गया, क्योंकि अभी तक पूरा पाषाण के जो लोग थे उन्हें आग की खोज नहीं हुई थी, तो ये कच्चा मांस खाते थे, अब ये पका के खाने लग गए। इससे क्या हुआ, इनके दांत की जो आकार था, जो चेहरे का आकार था, वो भी बदलने लग गया, क्योंकि होमोसेपियंस का समय मैंने देखा था कि इनके चेहरे का आकार कुछ ज्यादा ही बड़ा था। और जब ये पका हुआ भोजन खाने लग गए तो बड़े जबड़े की जरूरत नहीं पड़ी, तो जबड़ा क्या हुआ, छोटा होने लग गया। अच्छा, इससे क्या हुआ कि ठंड से भी इनका बचाव होने लग गया। इसी समय क्या होता है कि आइस युग शुरू हो जाता है। तो आइस युग में भी क्या होता है, जो हिमयुग शुरू होता है, हिमयुग में भी ठंड से बचाव में आग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं है, इससे क्या होता है, ठंड के मौसम में भी, क्योंकि ये पहाड़ पे रहते थे, ठंड भी होती थी, तो ठंड से बचने के लिए भी ये आग का इस्तेमाल करते थे। आगे चलते हैं। आग की तरह औजार का प्रयोग भी एक जरूरी खोज की तरह हो गया। ये औजार जो उस समय थे, मतलब जी ये देखिए, ये जो औजार है, ये आप देख सकते हो, ये देखिए, ये सारे क्या है, औजार की तरह इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारे औजार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन औजारों को क्या कहते थे, इन्हें कहते थे साइको साइकोलित्सा। ठीक है, ये क्या कहते थे, साइकोलित्सा। ये बहुत ही तेज होते थे और बहुत काम के होते थे। इसके लिए जानवरों का क्या होता था, जानवरों की हड्डियों का भी उपयोग किया जाता था, और औजार और हथियार के रूप में इन्हें, जैसे कि छेद के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। देखिए छोटे छोटे तीर बनाने के लिए, तीर के कमानों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। अब वो क्या होता था, अब वो जानवरों से जो बचने के लिए ना, इन्होंने ना छोटे छोटे हथियार इस्तेमाल करने लगे। अब ये तीर का इस्तेमाल करने लगे, भालों का इस्तेमाल करने लगे, ताकि ये जो जानवर है उनसे दूरी बना करके उनका शिकार कर सके। ठीक है, इसीलिए इन्होंने तीर जैसे चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया। और जैसे इन्होंने तीर का इस्तेमाल किया, इसमें उसने चाकू का इस्तेमाल करने लग गए, तीर का इस्तेमाल कर रहे, जानवरों को चीर फाड़ करने के लिए अब छोटे छोटे चाकुओं का इस्तेमाल होने लग गया। तो अब क्या हुआ, जब इनके पास तीर का इस्तेमाल हो गया तो सुरक्षा भी मिलने लगी, और इसी से क्या हुआ, आग की खोज भी हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण क्या है, नवीन पत्थरों का युग। इस समय क्या होता है, पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो जाती है। अच्छा, कृषि का जो है मानव के इतिहास में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। पहला है आग और दूसरा है कृषि। देखिए आग, जब कृषि का इस्तेमाल होगा, जब मानव ने कृषि की शुरुआत की, तो अब क्या हुआ, अब उन्हें ज्यादा शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब उन्हें कृषि के लिए जमीन मिल गया। जमीन से क्या हुआ, इनकी अस्थायी बस्तियां बसने लग गई। अब मानव क्या होगा, एक जगह बसने लगेगा, क्योंकि इन्हें अब कृषि के लिए जमीन चाहिए, तो जमीन मिली। जमीन कहाँ चाहिए, कृषि के लिए इन्हें सिंचाई की आवश्यकता होगी, तो वो जमीन कहाँ होगी, नदी के किनारे होगी, नदी के आसपास होगी। ठीक है, जहां से उन्हें पीने का पानी और कृषि के सिंचाई के लिए भी जल मिल जाएगा। दूसरा क्या होगा, जैसे इनके पास कृषि आएगी, स्थायी बंदोबस्त में रहेंगे, मतलब एक जगह अब समाज बसने लगेगा। जब समाज बसेगा तो क्या होगा, समाज बसेगा तो फिर ये समाज में सबके अलग अलग कार्यों का बंटवारा होगा। ठीक है, क्योंकि हर कोई कृषि तो करता नहीं है, कृषि के अतिरिक्त और कई सारे कार्य होंगे, जो जरूरतें होंगी वो भी पूरी होंगी, तो वो सब भी नवपाषाण काल में शुरू होता है। ग्रामीण व्यवस्थाएं नवपाषाण काल में शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके साथ क्या होता है, कृषि के साथ साथ इन्होंने पशुपालन की शुरुआत करने लग गए, क्योंकि जब कृषि होगी तो पशु भी होंगे। ठीक है, और अगर माना जाता है कि पशुओं में सबसे पहले शुरू, अगर किसी ने कोई पशु पालन हुआ था, तो सबसे पहले जो पहला पशु था वो एक कुत्ता था, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। ठीक है, इसी दौरान क्या होता है कि पहिए की भी खोज शुरू हो जाती है।
अच्छा, पहिए की खोज में क्या होता है कि जो पशु होते हैं, पशु के जरिए जो ये मालों को खींचते हैं। अब क्या होता है, अब ये काम किसके जरिए, पहिए की मदद से ये ज्यादा मालों को खींचने लग जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, पहिए की खोज से इन्हें मटके भी मिलने लग जाते हैं, जो घड़े होते हैं, घरों का भी इन्होंने इस्तेमाल करना, क्योंकि घरों पे ही मटके वगैरह और मिट्टी के जितने बर्तन होते हैं वो भी बनने लग गए पहियों की खोज के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अगले चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए पाषाण युग हमारा खत्म हो चुका है, हमने देख लिया, हमने 3 प्रकार के पाषाण युग के बारे में पढ़ा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों का हमने अर्थ समझ लिए कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल में क्या क्या खोजें हुई। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि पूरा पाषाण में क्या हुआ था, भोजन संग्रह हुआ था, अभी ये शिकारी जीवन जी रहे थे, अभी क्या जीने लग गए, पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण में आग की खोज करने लगे। तो आग की खोज से इन्हें क्या क्या लाभ मिला, उसका हमने जब भोजन का उत्पादन किया तो इन्हें कृषि के साथ साथ हम तीसरे युग में भोजन का उत्पादन हमने शुरू कर दिया। अब आते हैं अगले अकाउंट पे। देखिए अब इन्होंने क्या किया, धातु का जो उपयोग शुरू हो गया। कब, नवपाषाण युग के बाद धातु का इस्तेमाल शुरू हो गया। ठीक है, धातु युग, इसे क्या कहते हैं, धातु युग। अच्छा, इसे एक और इंपॉर्टेंट नाम से जाने थे। जैसा इसमें सबसे पहले जो धातु युग था, देखिए मैं इसको पहले पढ़ता हूँ। देखिए धातु युग मनुष्य खाना इकट्ठा करने के से लेकर पाषाण युग से काफी अलग आ चुके थे, मतलब काफी आगे आ गए थे। अब देखिए पहले हम क्या करते थे, खाना इकट्ठा कर देते, कहाँ से, जानवरों का शिकार करके, कंदमूल खा करके, जड़ों को इकट्ठा करके, इस तरीके से हम पहले खाना इकट्ठा करते थे। उसके बाद हमने पाषाण युग में क्या किया, हमने आग की खोज की। अब आग की खोज के बाद हम क्या हुए, बहुत आगे चले गए, धातुओं के ऊपर आ गए। और ये धातु का युग क्या होता है, हमारी बहुत उत्पत्ति, मतलब बहुत आगे बढ़ गए हम। ठीक है, सबसे पहला धातु जो हमने इस्तेमाल किया था वो था तांबा। तो हमने तांबे की खोज सबसे पहले धातुओं के रूप में की थी। और यह युग, इसी मतलब ये जो धातुओं का युग था, इसे क्या कहते थे, धातु युग कहते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 तरह की आप चीजें समझ सकते हैं। पहले है पाषाण युग, उसके बाद आता है ताम्र, इसे कुछ लोग कांस्य युग भी कहते हैं। ठीक है, अगला आता है लोह युग। लोह युग के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आमतौर पर 3 तरह का युग भारतीय इतिहास में, सॉरी विश्व इतिहास में हमें देखने को मिलता है। पाषाण युग, पत्थरों का युग, ताम्र युग, तांबे का युग, तांबा और कांस्य का युग, और तीसरा आता है लोह युग, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बाद में, और इसका इस्तेमाल हम आधुनिक समय में भी देखने को हमें। आगे चलते हैं कांस्य युग में, जिसको हम धातु युग भी कहते हैं। नवपाषाण काल के अंत में धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ। ठीक है, नवपाषाण काल खत्म हुआ, धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ। तांबा, तांबा पर पहली धातु थी जिसका इस्तेमाल मानव ने किया। पत्थर और तांबा दोनों का इस्तेमाल पर आधारित संस्कृति को ताम्रपाषाण संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, ताम्रपाषाण संस्कृति कौन सी थी, पत्थर और तांबे के दोनों को हमने इस्तेमाल किया, दोनों को हमने उपयोग किया, और उसके बाद क्या हुआ, ताम्रपाषाण युग हुआ। अच्छा, आपको लगेगा यार तब तांबे का इस्तेमाल हुआ तो पत्थर का इस्तेमाल कहाँ हो गया, लग गया। देखो आज भी हम ग्रामीण समाज में जब हम जाते हैं तो इसको लिए हम देखते हैं कि जो सिलवट्टा होता है, ठीक है, सिलवट्टे के ऊपर जो चीजों को पीसा जाता है वो भी तो हम पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो उसका उस तरीके का इस्तेमाल, हमने पत्थरों का इस्तेमाल पूरी तरीके से छोड़ा थोड़ी ना। ठीक है, इसके अलावा धान को कूटने के लिए या फिर कई और व्यंजनों को बनाने के लिए भी पत्थरों का उपयोग किया जाता है। पत्थरों का इस्तेमाल मतलब उनको कूटने, उनके छांटने के लिए, उनके अलग अलग करने के लिए। तो इस तरीके से उस समय भी चल रहा था और ये आज भी चल रहा है। तो दोनों की संस्कृति को क्या कहते थे उस समय पे, ताम्रपाषाण संस्कृति, मतलब पत्थरों का इस्तेमाल भी चल रहा है और तांबे का इस्तेमाल भी चल रहा है। अच्छा, कांस, कांस क्या होता है अभी बताता हूँ। कांस में क्या होता था कि तांबा और रागी दोनों का मिश्रण, मतलब ये जो रांगा, इसको कुछ लोग टी भी कहते हैं, तो तांबा और रांगा का मिश्रण जो था वो धातु, इनकी जो मिश्रण धातु थी इसी को हम कांस कहते थे। ठीक है, इसी काल में खोज हुआ, मतलब मिश्र धातु की खोज हो चुकी है यहाँ पे। कांस युग में मिश्र धातु बनने लग गए। मिश्र धातु कैसे, दो मिश्र धातु मतलब दो धातुओं को या दो से अधिक धातुओं को जोड़ करके एक नई धातु का निर्माण ही मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, इसकी खोज हो चुकी है इस काल में। अच्छा, इसी काल को कांस्य युग भी कहते हैं, जैसे कि हम धातु युग या कांस्य युग लगभग बराबर ही है। ठीक है, इस काल में क्या होता है, हथियारों और औजारों का निर्माण में तांबा और कांस्य ने एक हद तक पत्थर, लकड़ी और ईंट और हड्डियों की जगह ले ली। देखिए हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए पाषाण काल में पत्थरों का इस्तेमाल होता था। ठीक है, और अब क्या होने लग गया, अब हम क्या करने लग गए, तांबा और कांस्य का इस्तेमाल करने लग गए। लोगों ने धूप में सुखाकर और आग में पकी दोनों तरह की ईंटों को बनाने का निर्माण शुरू किया। यहाँ पे क्या होगा, ईंटों का निर्माण भी शुरू हो गया। कहाँ पे, कांस्य युग में। ठीक है, इस काल में विभिन्न नदी घाटियों में पहली बार नगर आधारित सभ्यता का उदय हुआ। अब हमने क्या किया, ईंटों का निर्माण भी शुरू हो चुका है। और यहाँ पे क्या हुआ, नदी घाटी के अंदर में, क्योंकि अभी हमने क्या बताया था, नवपाषाण काल में शहरों गांवों का निर्माण हो चुका है नदी घाटी के पास। और यहाँ पे क्या हुआ, कांस्य पाषाण में बड़ी बड़ी नगर घाटियों का इस्तेमाल हुआ, मतलब अब जो नदी थी, अब जो गांव था वो शहर बन चुका है। ठीक है, और नगर में क्या होता था, व्यापार होता था, वाणिज्य का केंद्र बन गया, व्यापार बना, वाणिज्य का केंद्र बना, और राज्य में क्या हुआ, राज्य तथा साम्राज्य का उदय होने लग गया। अब क्या हो रहा है कि अभी हमारे पास क्या था, गांव था, अभी हमारे पास क्या था,
ग्राम था। ग्राम के बाद क्या बना, ग्राम के बाद हमारे पास बना, अब ये था ग्राम, ग्राम के बाद क्या बना, ग्राम के बाद हमारे पास बना नगर, ठीक है। नगर के बाद क्या बना, नगर के बाद बना है राज्य, ठीक है। अब राज्य के बाद क्या बनेगा, साम्राज्य, ठीक है। अब साम्राज्य और राज्य में क्या दिक्कत है मैं बताऊंगा। अब इतिहास हम पढ़ना शुरू किए, इतिहास को हम बहुत जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। तो प्राचीन काल के लोग महान सभ्यता का निर्माण कर मानवता को महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है, बिल्कुल दिया इन्होंने, क्योंकि भाई बड़े बड़े सभ्यता का निर्माण हुआ इस टाइम पे, महान सभ्यताएं। अच्छा, ये प्राचीन सभ्यता में मतलब मुस्लिम सिर्फ 4 सभ्यताएं हैं जो सबसे महान सभ्यताएं हैं, जिसमें मेसोपोटामिया इराक में है, मिस्र आज भी है, मिस्र में ही है, ठीक है, भारत भी है, और चीन, ये 4 सभ्यताएं उभरी। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो कृषि, ठीक है, कृषि बहुत महत्वपूर्ण था, दस्तकारी, ठीक है, वाणिज्य व्यापार धीरे धीरे फले फूले और नागरिक नगर प्रशासन का केंद्र बन गए। अब हम क्या पढ़ेंगे, देखिए उस प्राचीन सभ्यता के अंदर में जो कांस्य सभ्यता थी उसमें सिर्फ 4 सभ्यताएं थी, कौन कौन सी, मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत और चीन। इन्हीं मात्र 4 सभ्यताओं को हम पढ़ेंगे, और खास करके भारत को तो थोड़ा बेहतर ढंग से थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि भारत हमारा है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि किताब के हिसाब से जो है वही है, लेकिन हम भारत को थोड़ा ज्यादा फोकस करके चलेंगे, और चीन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, चीन, मिस्र और मेसोपोटामिया के बारे में। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और भारत, इन चारों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखें, सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि ये चीजें हैं कहाँ पे, ठीक है। पहला है कि किस नदी घाटी पर ये है। सबसे पहले मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया जो है वो दजला और फिरात के बीच में है। ये दजला फिरात कहाँ पे है, ये आपको इराक में मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको नीचे में शहरों के बारे में बताऊंगा, ये इराक में है, ठीक है। दूसरा है नील नदी कहाँ पर है, नील नदी है मिस्र में। उसके तीसरी बार चीन हवांग कहाँ पे है, हवांग है उत्तरी चाइना में, उत्तरी चीन में, ठीक है, मंचूरिया प्रांत के पास है, ठीक है। मंचूरिया का नहीं पता आपको, लेकिन आप उत्तरी चीन आप ढेल दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। तीसरा है सिंधु नदी के किनारे कौन सी नदी घाटी मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है, हड़प्पा में है, सिंध में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, ठीक है। ये सब उस टाइम पे सिंधु के बारे में है, सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ था। अगले चलते हैं। अच्छा, कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए विकसित हुए शिल्प कौन कौन से थे, देखो कृषि तो था ही, कृषि तो था, वो नवपाषाण काल से जब शुरू हो गया था, लेकिन तो धातु युग आ गया था, वो जो कांस्य सभ्यताएं थी, कांस्य युग जो चल रहा था उस टाइम पे कौन कौन सी चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखो मेसोपोटामिया में क्या था, लोहार था। अब देखो लोहार मेसोपोटामिया आ चुका है, मतलब लोहा, कम से कम लोहा जैसी चीजें तो आ चुकी है। कुम्हार होगा, राज मिस्त्री होगा, राज मिस्त्री का जो आज भी मिस्त्री का काम करते हैं, बुनकर और बढ़ाई। तीसरा क्या है, यहाँ पर क्या है, संगत राशि और बढ़ई, बढ़ई मतलब वही जो लकड़ी वगैरह का काम करते हैं उन्हें बढ़ई कहते हैं, ठीक है। कस्तकारी मिश्रण, ठीक है, कस्तकारी मतलब सॉरी कांस्य मिश्रण। कांस्य मिश्रण क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, कांस्य क्या होता है, दो चीजों को मिला करके, दो तांबा और रांगा को मिला करके कांस्य बनाया जाता है, तो उन्हीं कांस्य का जो मिश्रण था वो कांस्य मिश्रण कहलाता था। अगर अच्छा, भारत में तांबा भी था, कांस्य था, कांस्य के औजार बनाए जा रहे थे, हथियार बनाने के लिए अनेक पत्थरों और चांदी सोने का इस्तेमाल भी आभूषण बनाने के लिए किया जा रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं, परिवहन, परिवहन के रूप में चौथा है परिवहन। परिवहन के रूप में क्या क्या चल रहा था यहाँ पे, मेसोपोटामिया में क्या चल रहा था, ठेला चल रहा था, चौपाही चल रहा था, नौका चल रहा था और पोत चल रहे थे, क्योंकि पोत वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट था। इराक में पोत, जो मेसोपोटामिया था इराक में, वहां पे पोत हुआ था, तो ये सभी सभ्यताएं आपस में पोत के साथ काफी इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई थी, ठीक है। खाली चीन को छोड़ दें, चीन को रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था, हालांकि चीन भी पोत में था, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसका रेशम मार्ग महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। आगे चलते हैं, जमीन और समुद्र दोनों से मिस्र जुड़ा हुआ था, बिल्कुल समुद्र से भी जुड़ा हुआ था और जमीन से भी जुड़ा हुआ था। भारत भी जमीन और समुद्र दोनों से जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब भाषा की बात करते हैं। भाषा में क्या होता है कि सबसे पहले तो इनकी भाषाओं जो थी तीनों की, वो कैसी थी, वो चित्रात्मक थी, मतलब चित्रों के रूप में इनकी भाषाएं थी। इनकी भाषाएं जो थी वो इसकी तो अभी तक पढ़ी भी नहीं गई, हड़प्पा की तो अभी तक पढ़ी नहीं गई, ठीक है, लेकिन बाकी सबकी धीरे धीरे पढ़ी जा चुकी है, ठीक है। आगे चलते हैं, धर्म, धर्म कैसा था, धर्म जाहिर सी बात है इनकी प्रकृति से रिलेटेड धर्म होगा, प्रकृति से संबंधित धर्म होगा। फिर हम देख लेते हैं, मेसोपोटामिया का धर्म था सूर्य, चांद, आकाश और प्रजनन की पूजा, ठीक है। इसी तरीके से मिस्र का क्या था, हर शहर का खास एक देवता हुआ करता था और उसकी एक मंदिर हुआ करता था। मिस्र में हर शहर में अपना एक देवता होता था और उनकी एक मूर्ति होती थी, उनका एक मंदिर था, ठीक है। अनेक देवताएं थी चीन में, अच्छा, अनेक देवी देवताएं थी और उनका पूजा भी प्राकृतिक तरीके से होता था, प्राकृतिक और आत्माओं का पूजा हुआ करता था। हड़प्पा में क्या था, मात्र देवी की पूजा और लिंग पूजा यानी कि शिवलिंग की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शिवलिंग ही थे और मात्र देवी की पूजा। यहाँ पे हमें जो मूर्तियां मिली है उससे हम ये कह सकते हैं कि वहां पे दो तरह की पूजाएं होती थी। अगले पे चलते हैं,
अगला है कि वहां पे शासक कौन कौन से थे। ठीक है, शासक कौन थे? पुरोहित और राजा। जब हमें मेसोपोटामिया में पुरोहित और राजाओं का वर्णन मिलता है, यहाँ पे भी हमें पुरोहित वर्णन मिलता है। हालांकि चीन में ना हमें 3 तरह के वंश का वर्णन मिलता है, शांग, चाओ और चीन। ये 3 तरह के वंशज हमें मिलते हैं अंदर चीनी सभ्यता में। ठीक है, और हड़प्पा में क्या होता है? हड़प्पा में राजाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, वहां पे समाज किस तरीके से था? तो समाज कैसा था? समाज होगा व्यापारी, दास और सामान्य जीवन, ये समाज हुआ करता था मेसोपोटामिया का। तो वहां पे मिस्र में कैसा समाज था? मिस्र में था किसान, व्यापारी, शिल्पकार। ठीक है, इसके साथ साथ वहां पे भी चीन में भी वही था, किसान, व्यापारी और शिल्पकार। और भारत में कैसा था? हड़प्पा में किसान और व्यापारी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो मशहूर स्मारक कौन से थे? मेसोपोटामिया में कोई मशहूर स्मारक की हमें वर्णन नहीं मिलता है। हालांकि मिस्र में हमें पिरामिड जरूर देखने को मिलता है, और पिरामिड वो होते थे जिसमें राजा जो हुआ करते थे वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उनको मानना था कि फिर से हमारा जन्म होगा। तो इससे क्या होता था कि वो अपने जो वो जहाँ मरते थे वहां पर उन्हें दफना दिया जाता था और संपत्ति को रख दिया जाता था। इसके साथ ऊपर पिरामिड बनाया जाता था। ठीक है, तो इसके माध्यम से वो उन जो राजा होते थे उनके जो दफनाया हुआ शरीर होता था उन्हें मम्मी कहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। चीन की जो महान दीवार थी वो बनाई गई थी चीन में। इस समय पे चीन की महान दीवार बनाई गई थी, जो चीन का हम ग्रेट पिरामिड दिखने, और इसे गिराया था इन्होंने, चीन ने। चीन के, सॉरी माफ कीजिएगा, चीन के जो साम्राज्य, चीन के जो राजा थे उन्होंने ही चीन की महान दीवार बनाई थी। ये जो चीन मतलब वो चीन नहीं, ये जो तीसरे वाले राजा हैं चीन में, इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, विशाल स्नानागार हड़प्पा में सबसे बड़े स्नानागार मतलब जहाँ पे लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, या फिर इनको इन स्नानागार का इस्तेमाल पूजा कार्यों में किया जाता था। ऐसे कि इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ मानते हैं कि ये सामूहिक नहाने की जगह थी, लेकिन कुछ का मानना है कि एक पवित्र जगह थी जहाँ पे पूजा वगैरह किया जाता था। ठीक है, अच्छा इसके अतिरिक्त और क्या क्या चीजें थी? तो इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं। इसके अतिरिक्त हमें मेसोपोटामिया में कुछ खास नहीं मिलता। हालांकि हमें मिस्र में माप तोल का ज्ञान हमें पता चलता है कि मिस्र के लोगों के पास मापने का ज्ञान था। ठीक है, इसके बाद हमें पता चलता है कि चीन में एक कन्फ्यूशियस था। कन्फ्यूशियस की सही व्यवहार की जो प्रणाली थी उसका प्रचार प्रसार करना। कन्फ्यूशियस एक प्रकार का वो धार्मिक विश्वास था। ठीक है, धार्मिक विश्वास के थे जिनका मानना था कि ये सही तरीके से लोगों का होना चाहिए। अच्छा, बाढ़ के कारण अथवा नदी के सूखने के कारण इनका पतन हुआ, और अथवा समुद्री व्यापार के कारण इनका पतन हो गया। देखिए, माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ वो किस कारण से हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नहीं, ये तो बाढ़ के कारण हुआ है। कुछ का मानना है कि नहीं, इनका नदी जो सूख गई अचानक से उसके कारण हुआ है। तो कुछ का मानना है कि ये समुद्री जो थे वो व्यापारी के रूप में इसको किया करते थे, इसके कारण हुआ है। ठीक है, तो इनमें इतिहासकारों में मतभेद